अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फिलोसफिकल गेम जो होगा इस दुनिया का फॉल आउट होगा। अगर किसी को लोर के बारे में पता है तो इसके अंदर सारी सारी चीज़ों का डिस्कस करेगा। रिलीजन, एथिक्स, कॉपरेटाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, ह्यूमैनिटी, लव, हेट, हर चीज़ को इसके अंदर डिस्कस करा गया है। इस गेम के अंदर हर एक चीज़ सर्वाइवल पे बेस्ड है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट का हिसाब ही है इसके अंदर कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए। अगर आप सर्वाइवल ही आप पे डिपेंड करना है, आपको नॉर्मल मॉरल स्टैंडिंग पे टिकना चाहिए कि नहीं, हर एक मूव जो आपका होगा आपको क्रिटिकली ही सोचना पड़ेगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग अगर कहा जाए तो ये इस गेम का सबसे बड़ा मेन पार्ट है। और फिलहाल मेरा क्रिटिकल थिंकिंग कह रहा है कि साला एचपी मेरा बहुत कम है, स्टीम पैक ले लो। एक एक स्टीम पैक। प्रॉब्लम ये है कि मेरे में रेडिएशन भी है। ये रेड, एक मिनट को, ये रेड वाला पार्ट जो है एचपी में वो रेडिएशन है। तो साला पहले रेडिएशन हटाते हैं फिर स्टीम पैक लेते हैं। रेडिएशन लिया, स्टेल्थ बॉडी, स्टीम पैक लिया, एक ही है, कोई बात नहीं, कम है। काफ़ी नहीं है ये, मुश्किल पे खेल रहा हूँ। तो क्वांटम रेडिएशन 5 है, पर हेल्थ पूरा आ जाएगा मेरे पास। हा, हेल्थ पूरा आ जाएगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा हिस्सा यही है, चीज़ों के बारे में ढंग से सोचना, डीपली सोचना और अपने कंडीशंस के हिसाब से सोचना। जैसे अभी हम देख सकते हैं ये जो बड़ा सा मॉन्स्टर, मैं मर गया। अभी हम देख सकते हैं बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आया और हमको लेके चला गया। और इसमें मैं क्या क्रिटिकल हो सकता था कि मैं आसपास देख सकता था कि कौन है, और उसके हिसाब से मैं देख सोच सकता था मुझे क्या करना है, और उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ सकता था। अब मैं रीस्टार्ट, हाँ, अब मैं रीस्टार्ट हो गया हूँ सेम पोजीशन में। तो अब मेरे पास थोड़ा सा आइडिया है कि मुझे क्या करना है। अगर मैं ब्रिज वाले रास्ते पे गया तो मुझे जाहिर सी बात है कुछ मूव्स लेने पड़ेंगे जिससे मैं ठीक रहूं। तो मैं पहले ही क्वांटम कोला ले लेता हूँ और रेड अवे भी ले लेता हूँ साथ में। देखा, क्वांटम कोला साथ में लिया तो पूरा एचपी मेरे पास आ गया बिना किसी दिक्कत के। अब आप बात करते, हम कहाँ थे, हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में मैं सोचता हूँ कि लोग जब बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की तो साला हद से ज़्यादा उसे कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। यूट्यूबर्स को जब देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितनी मतलब अनोखी सी चीज़ है ये। ओ भाई साहब, ये सब पढ़ना पड़ेगा, एरिस्टोटल पढ़ना पड़ेगा, प्लेटो पढ़ना पड़ेगा, सोक्रेटिस का एपिस्टिमल सोक्रेटिस का एपिस्टिमियोलॉजी अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। तो इससे ये ऐसा लगता है कि साला क्रिटिकल थिंकिंग होने के लिए फ़िलॉसफी का होना ज़रूरी है। और इससे ये भी पता चलता है क्रिटिकल थिंकिंग अगर देखा जाए ये बज़वर्ड ज़्यादा बन गया है इंस्टेड ऑफ समथिंग दैट पीपल एक्चुअली हैव और शुड फोकस ऑन। ओहो, हाँ, तो क्रिटिकल थिंकिंग हद से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, बज़वर्ड बन गया है। तो हर कोई अगर आपसे डिसएग्रीमेंट करेगा तो आपको ये बोल देता है यू लैक क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आपकी रीजनिंग से वो सेटिस्फाई नहीं है, यू लैक क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आपकी बातों को बोलने का तरीका उन्हें अच्छा नहीं लग रहा और उनके खुद के कुछ परसीव नोशंस चैलेंज हो रहे हैं, यू लैक क्रिटिकल थिंकिंग। इसे सोचते सोचते मुझे कई बार ये लगने लगा है कि स्टार्टिंग में लगने लगा जब मैं इस जर्नी पे आया था कि साला क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या। फिर मैंने ऐसा करा, मैं पढ़ने की बजाय ना आंखें बंद करके बैठा और कुछ चीज़ें सोचने लगा, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में टैप इन करने लगा। और तब मुझे अपने लाइफ के अंदर एक जान पहचान के एक आदमी सुरेश की याद आई। और सुरेश के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा आज इस वीडियो में।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव महाजन और फिलोसफिकली गेमिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग पे और इस क्वेश्चन को डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें फिलॉसफी का पढ़ना ज़रूरी है क्रिटिकल थिंकिंग आने के लिए, या फिर क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग कैन एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ यू विदाउट और रीडिंग ऑल द बुक्स। तो एक आदमी था सुरेश। सुरेश एक लेबर क्लास का आदमी था, और या फिर है अभी, और राजस्थान के सीकर ज़िले से बिलोंग करता था एक, और दिल्ली में लेबर का काम करता है। एक दिन उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो आसपास क्लिनिक पे चेक करा सीकर के अंदर ही, तो पता चला कि भाई तबीयत ठीक नहीं हो रही है। तो उसके परिवार वाले ने ऑब्वियस चीज़ करी, क्योंकि सीकर बहुत ही ज़्यादा लाइक जैसे रिलीजियस है, और वहाँ पे मतलब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन की कमी है और पुराने ट्रेडिशनल चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं, मंदिर वगैरह और अलग अलग चीज़ों में ज़्यादा बिलीव है। तो उन्होंने कहा कि मंदिर चलते हैं। तो वो मंदिर निकले। एक बार मंदिर निकले, एक हफ्ते वेट करा, ठीक नहीं हुआ। दूसरी बार मंदिर निकले, एक हफ्ते वेट करा, ठीक नहीं करा। ऐसे ऐसे करते करते वो 7 बार मंदिर गए और वो ठीक नहीं हुआ। सुरेश को भी दिल्ली आना पड़ा अपना काम छोड़ के, कोई वही मंदिर ले जा रहा था। वही उसके पास ही इतने पैसे थे जिससे वो खर्चा अफोर्ड कर पाता अपने, मतलब अपने पेरेंट्स का और अपने बच्चे का, ताकि वो मंदिर वगैरह ले जाए, होपफुली बच्चा ठीक हो जाए। अब क्या होता है, क्योंकि कुछ भी मंदिरों का तो हेल्प ही नहीं हो पा रहा उससे, तो उसके दिमाग में ये आता है यार कुछ तो ठीक हो ही नहीं रहा। साला काम भी गया, बच्चा भी ठीक नहीं हो रहा। उसको अंदर से रियलाइज हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये बच्चे के साथ क्या हुआ है और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और पैसे वेस्ट भी हो रहे हैं, मेरी सेविंग्स भी जा रही हैं, और बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। उसके बाद वो क्वेश्चन करने लगा, साला इसका फ़ायदा है कि नहीं। फिर क्या करा, ही वेंट अगेंस्ट द ग्रेन, या फिर हम ये कह सकते हैं वेंट अगेंस्ट व्हाट ही हैज़ बीन टॉट, और एक्चुअली वो हॉस्पिटल ले गया। वो उठा के ले गया गंगाराम। और गंगाराम तक आने के लिए, अपने बच्चे को लाने के लिए, उसके पास उसने अपने लास्ट सेविंग उसने यूज़ करी बच्चे को लाने के लिए। थैंकफुली हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए उसको ज़्यादा कुछ मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। उसके पास EWS का कार्ड था। पता चला बच्चे को टाइफॉइड है। अब आप ये सोचिए, बच्चे को टाइफॉइड है, उसको कितना मूवमेंट कराया जा रहा है, साथ में उसको एग्जॉस्ट कितना कराया जा रहा है। और टाइफॉइड ऐसी बीमारी है, साला हड्डियों तक बुखार पहुंच जाता है, जहाँ तक हमने सुना है। बच्चा ठीक हुआ, तब मतलब परिवार वाले बड़े खुश, चलो भाई भगवान ने सुन ली। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बाकी सब ने तो भगवान को ही सब कुछ दे दिया। बाकी सब लोगों ने भगवान को ही सब मतलब दे दिया कि भगवान ने ही सब ठीक करा है। सुरेश का दिमाग थोड़ा टेढ़ा होने लगा, मतलब भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या अभी तक करा मैंने, पैसे वेस्ट करे, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ये काम हुआ। अगर मैंने खुद का सोचा, जब मैंने वो चीज़ नहीं ध्यान दी जो दो लोग बता रहे हैं, और जो मैंने खुद अपना और सोच के जो भी मैं गलतियाँ कर रहा था उससे आगे बढ़ा, तब मेरे को ध्यान हुआ कि भाई क्या करा मैंने। अब वो कहा कि अब जो करा है, जो मैंने ठीक करा है, जो पहले कर रहा था वो गलत है। मंदिरों का चक्कर लगाना बेवजह गलत था। और उसमें इसी बीच जब वो सोच रहा था, जब आखिरी स्ट्रॉ जब आया था, जब मंदिरों से ठीक नहीं रहे, उसके दिमाग में आया था, साला किस तरह का बाप हूं मैं कि मंदिरों के चक्कर में पड़ रहा है और बच्चे को हॉस्पिटल नहीं जा रहा। मेरा बच्चा क्या सोचेगा इस बारे में। उसके बाद उस बंदे ने आया वो दिल्ली, जब बच्चा ठीक हुआ, उसकी नौकरी लगी दोबारा, कोई लेबर की दिल्ली के अंदर जब हमेशा ज़रूरत होती है, कॉन्टैक्ट्स आया, उसने हाथ जोड़ लिया, भाई अब मैं चक्कर नहीं लगाऊंगा उल्टे सीधे मंदिरों के, अगर कोई किसी की तबीयत ख़राब हुई। वो अभी भी रिलीजियस है थोड़ा, मतलब मंदिरों के हाथ टेकता है वगैरह सब करता है, लेकिन वो जब भी किसी का भी मतलब क्या कहते हैं,
भाई किसी की तबीयत खराब है उसके लिए मंदिरों पे रिलाई नहीं करता, वो भगवान के आगे हाथ जोड़ता है ग्रेटिट्यूड की भावना से, हाँ भी ठीक हुआ ना। इसमें मैं थोड़ा उतना गलत नहीं मानता, कोई एक तरह से वो ग्रेटिट्यूड कर रहा है एंड यू शुड लिव इन ग्रेटिट्यूड। अब ये देखिए इस बंदे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड हुई, कोई एंड ऑफ द डे जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसके सिर्फ 6 लेवल होते हैं। आपके आसपास क्या हो रहा है, आप उस आसपास क्या हो रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये 4 मेन लेवल्स हैं। इसके बाद आते हैं अगर हम ये सब कर रहे हैं तो हम क्या हैं, अगर हम ये सब कर रहे हैं उसके एंड में आता है भी भविष्य में क्या होगा, फिर उस सब का मतलब क्या है, हमने 5 चीज़ें क्यों करी। बच्चे की तबीयत खराब हुई, उसने फर्स्ट इंस्टेंट में क्या करा, मंदिर गया अपने परिवार के बहस पे। कैसे करा, ट्रेन के ज़रिए, लोकल ट्रेन के ज़रिए बच्चे को दिक्कत हुई। क्यों करा, क्योंकि बच्चे की तबीयत खराब थी इसलिए ये सब कर रहा था। ये 4 सवाल थे मेन। अब है ना, यही इसने करा कि बच्चे की तबीयत खराब हुई, मैं ना सीधा ट्रेन पे जाके बच्चे की ट्रेन पे जाके उसको मंदिर ले जाने लगा बार बार। तो मैं लगा टाइम वेस्ट, ये 4 क्वेश्चन का लूप जो बना पहले, मतलब टाइम ये वेस्ट लगा कि इसमें यही लगा, चक्कर लगा कि टाइम वेस्ट हुआ और बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। अब इसमें इसको 5वां क्वेश्चन था कि अगर मैं साला यही हरकत करता रहा, बच्चा मर गया अगर मेरा, तो मैं किस तरह का बाप होऊंगा अपने बच्चे का। तो क्रिटिकल थिंकिंग के जो फर्स्ट 5 लेयर्स हैं वो ये हैं। अब इसके अंदर डीप नहीं जाना है, इसके अंदर क्या होता है कि यही 5 पॉइंट्स जो हैं इसमें आप बार बार अप डाउन जाते रहते हो। जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो आप एक के बाद एक, आप लीनियर स्टेप नहीं करोगे, जहाँ तक मेरा मानना है आप इसमें ही ऊपर नीचे जाओगे इन 5 लेयर्स के अंदर। फाइनल के अंदर जब आप फिलोसफिकली सोचने लगोगे कि भविष्य में क्या होगा, कि मुझे कैसा बनना है, इन सब का मीनिंग क्या था, बेसिकली ये 5 चीज़ें मैंने क्यों सोची, ये था। अब जो लोग ये बोलते हैं कि फ़िलासफ़ी की ज़रूरत है क्रिटिकल थिंकिंग जाने के लिए, वो कहते हैं कि इंडिया में क्रिटिकल थिंकिंग की इसलिए कमी है कि लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते। अब मैंने सुरेश का एग्जांपल देखा, ये चौथी पास आदमी था और इसने क्रिटिकल थिंकिंग उससे ज़्यादा इटाया एज कम्पेयर टू सम ऑफ द सी एज दैट आई नो, सम ऑफ द बिगर एजुकेशनल्स जैसा नो। सबसे गलत बात होती है क्रिटिकल थिंकिंग, जो फिलॉसफी पढ़ने को ज़्यादा ही पुश करते हैं, उन वो नॉलेज और विजडम को ना कन्फ्लेट कर देते हैं। उनको लगता है इन दोनों में डिफरेंस नहीं होता। अगर नॉलेज और विजडम एक जैसी चीज़ होती ना, तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या जो अच्छे एजुकेटर्स हैं वो टाइम नहीं वेस्ट करते पिलग्रिमेज जाने के अंदर। नॉलेज आपके आगे प्रेजेंट कर सकता है, पर आपका विजडम ही होगा जो बताता है कि आपको मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं। इन द केस ऑफ सुरेश, उसने इस चीज़ को जाना एक्सपीरियंस के थ्रू। बच्चे की तबीयत खराब हुई, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से पता चला कि उसने चीज़ों को समझा कि मंदिर जा रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए समझा, इसलिए उसने रीजनिंग की ओर अपना दिमाग आकर्षित करा, रीजनिंग की ओर वो आगे बढ़ा। तो अब आप बताइए कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या आपको फिलॉसफी पढ़ना ज़रूरी है।